नमस्कार, वंदे मातरम। तो कमाल हो गया है, कमल का कमाल। तो भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शंस 2024 के एनालिसिस, विश्लेषण। बहुत सारी चीजें आई मीडिया में, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। एग्जिट पोल, पोल सर्वे, ये सब आए और सबने दिखाया कि हरियाणा में, मैं पहले हरियाणा की बात करूंगा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और वो भी बहुत बहुत बड़े नंबर से। तो मैंने इस बार कोई एग्जिट पोल के ऊपर या फिर मैंने कोई वीडियो नहीं दी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो लगा कि इस बार का जो एग्जिट पोल है वो एग्जिट पोल कम और पोल सर्वे ज्यादा है। एग्जिट पोल और पोल सर्वे में ये फर्क है कि एग्जिट पोल तभी किया जाता है जब आप इलेक्शन बूथ से सिर्फ निकले हों और आपको ये पूछा जाए कि आपने किसको वोट किया। और पोल सर्वे जो है ये आपको कहीं पे भी पूछा जा सकता है, मार्केट में, घर पे, गली में, नुक्कड़ में, कहीं भी आपको पूछा जा सकता है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि इस बार पोल सर्वे ज्यादा है और एग्जिट पोल कम है। लेकिन कुछ एजेंसीज थी जिन्होंने कहा है कि वो एग्जिट पोल नहीं है लेकिन पोल सर्वे है। लेकिन जो भी रहा हो, कि पिछले तकरीबन एक महीने से जो मैं देख रहा था, तो मैं यही देख रहा था कि मीडिया में यही है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, बड़े नंबर से सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे जो ग्राउंड कनेक्शन से वो मुझे कुछ और ही बता रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नंबर्स दिखाए गए गए थे, वो काफी ज्यादा थे मेरे हिसाब से। जब भी एंटी इनकम्बेंसी थी जरूर, लेकिन नंबर जो दिखाए गए थे वो ज्यादा था। तो खैर, शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस। सबसे पहले जो बात है, फर्स्ट फैक्टर, मैं 6 to 7 फैक्टर्स में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट फैक्टर जो रहा है कि समझना पड़ेगा हमें कि नेशनल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शंस अलग होते हैं। तो नेशनल इलेक्शंस में मुद्दे अलग थे, स्टेट इलेक्शंस में मुद्दे अलग है। तो लोगों ने जो वोट दिया, लोगों ने जो इस बार वोट दिया कहीं ना कहीं स्टेट इलेक्शंस में, तो लोगों ने एक ओवरऑल व्यू लिया पिछले 10 साल का। और 10 साल में एक बहुत क्लीन सरकार, बहुत ही एक साफ सुथरी सरकार बीजेपी ने हरियाणा में दी। वैसे ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है नेशनली भी, वो बहुत ही एक क्लीन गवर्नेंस की, बहुत ही साफ सुथरी गवर्नेंस की रही। तो बहुत ही एक क्लीन गवर्नेंस दी। सो दिस वाज द फर्स्ट फैक्टर। वहां पे कोई भी करप्शन वगैरह के चार्जेस नहीं थे, कुछ भी नहीं। दैट वाज अ वेरी क्लीन गवर्नेंस ऑफ लास्ट 10 years। सो दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर। दूसरा जो फैक्टर था कि नॉन जाट वोट। तो कांग्रेस का जो कैंपेन था वो कहीं ना कहीं जट वोट जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा। जट पॉपुलेशन जो है वो हरियाणा के 25 to 30% ऑफ पॉपुलेशन है। और बीजेपी ने ठीक उसके उलट, उसने फोकस किया जो 70 to 75% जो अदर पॉपुलेशन है, उस पर उन्होंने फोकस किया। तो इससे उनका फायदा ये रहा कि उन्होंने बहुत सारे ओबीसी वोट, दलित वोट अपनी तरफ खींच लिए। तो दिस वाज द सेकंड बिग फैक्टर जो कांग्रेस देख नहीं सकी, या फिर उसकी जो इलेक्शन एनालिसिस होती है या फिर डिस्कोर्स होती है उसमें वो थी नहीं। तो इस तरीके से इसको बीजेपी ने बहुत अच्छी तरीके से ऑन द ग्राउंड इस चीज को उतारा। और जाहिर सी बात है उसको बहुत बहुत बड़ी सफलता उसमें मिली। और बीजेपी ने और जो एक काम किया कि अ, उसने ओबीसी कैंडिडेट को तकरीबन 20 टिकट्स दी, 20 टिकट्स टू ओबीसी लीडर्स। और 50 टिकट उसने ब्राह्मण, राजपूत और पंजाबियों में दे दी, जो कि जनरल कैटेगरी के तकरीबन 20 to 25% पॉपुलेशन। तो बहुत ही डाइवर्जेंट एंड बहुत ही टारगेटेड कैंपेन बीजेपी ने की।
थर्ड फैक्टर जो रहा कि मनोहर लाल खट्टर जी, जो बहुत ही बढ़िया उम्दा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अच्छी गवर्नेंस दी है हरियाणा को, उनको कैबिनेट में सेंटर में लाके उन्होंने नायब सिंह सैनी जी को वहां पे बिठाया, जो कि एक ओबीसी लीडर है, बीजेपी के बड़े ओबीसी लीडर है। तो सिग्नल ग्राउंड में यही गया कि जो हरियाणा की जो वोटिंग है, हरियाणा की जो इलेक्शन है या फिर जो पावर गेम है, वो सिर्फ जट तक सीमित नहीं रह के वो अब ओबीसी को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ओबीसी दलित जो भी रहे। तो आई थिंक दिस वाज अ मास्टर स्ट्रेटेजी जो बीजेपी ने खेली कुछ महीने पहले। इससे क्या हुआ, इससे लोगों का जो भरोसा है, पर्टिकुलरली ओबीसी दलित समाज का जो भरोसा है या फिर जो नॉन जाट के जो लोग थे, उन्होंने देखा कि पावर गेम, पावर स्ट्रक्चर में अपनी भी कोई हिस्सेदारी है, कोई कंट्रीब्यूशन है, अपनी भी आवाज है। सो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से इट वर्क फॉर बीजेपी। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है कि जो शेड्यूल कास्ट के जो वोट थे वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गए, क्योंकि अगर मैं देखूं कि दलित जो है, दलित कहीं ना कहीं हरियाणा के अराउंड 20%, 20-21% ऑफ पॉपुलेशन है, जिसमें से जाटव जो है वो 50% ऑफ द एससी वोट है, वाल्मीकि तकरीबन 25% है, एंड जो धनक्स है वो अराउंड 10% है। और इन सभी ने बीजेपी को सपोर्ट किया, इन इन सभी ने बीजेपी के लिए वोट किया, ये खासियत रही। तो अब इन्होंने वोट किया, और ऊपर से क्या हुआ कि कुछ वोट, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी कुछ वोट बीएसपी और आजाद समाज पार्टी में बढ़ गई। तो इससे इसका जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत ज्यादा पड़ा, बीजेपी को तो नहीं पड़ा, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी अपने वोट्स, क्योंकि दलित वोट, शेड्यूल कास्ट वोट, ओबीसी वोट पहले ही कंसोलिडेट कर चुकी थी विद द मास्टर स्ट्रोक ऑफ मेकिंग सैनी जी एज द चीफ मिनिस्टर। सो दिस वाज द अनदर फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर जो है कि इन फाइटिंग, इन फाइटिंग बहुत ज्यादा कांग्रेस में, बहुत ज्यादा। तो इन फाइटिंग जो हुआ कि हुड्डा जी और क्योंकि वो एक हुड्डा जी जो एक कद्दावर नेता है, रहे हैं ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा, लेकिन कहीं ना कहीं हाउस ऑफ कांग्रेस वाज डिवाइडेड बिटवीन हुड्डा जी एंड अदर्स। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हुड्डा जी और कुमारी शैलजा जी अलग थे, जरूर थे। कुमारी शैलजा जी एक्चुअली लेड दैट, वो दिख रहा था सबको कि इन दोनों में कहीं मतभेद है। सो ये जो इन फाइटिंग है, ये इन फाइटिंग कहीं ना कहीं कांग्रेस को लीड हुई, उसमें कोई दोहराए तो है नहीं। तो क्या होता है कि जब भी आप कोई इलेक्शन लड़ते हैं, अगर आपके घर में, अगर आपके पार्टी में कंसोलिडेशन नहीं है कि कौन क्या करेगा, किसकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, एंड पावर स्ट्रक्चर में अगर कंट्रीब्यूशन को लेके मतभेद है, तो जाहिर सी बात है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तो कैंपेन स्ट्रांग नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं एक बैक बाइटिंग जो है, पीछे में बात करना, वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है। तो इस बार वो साफ दिखाई दिया, एकदम साफ दिखाई दिया। नेक्स्ट जो चीज है कि एक इंडिया अलायंस जो है वो फ्रैगमेंटेड दिखे, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पे एग्री नहीं कर पाई, और
आम आदमी पार्टी तो एक भी सीट नहीं जीत पाई, हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीत पाई आम आदमी, और उसको सिर्फ 2% ऑफ द वोट शेयर मिले थे। उसी तरह अगर आप देखेंगे कि जो रीजनल पार्टीज रही हैं, जैसे आईएनएलडी हो गया, जेजीपी हो गया, बीएसपी हो गया, उनको सिर्फ 7 to 8% ऑफ द वोट्स मिले। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी ने इस पे भी कैपिटलाइज किया और बहुत ही बढ़िया कैंपेन की, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस जो है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी उनमें एक डिसीजन नहीं है, तो इसका भी फायदा उठाया। रीजनल पार्टी की अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे, तो रीजनल पार्टी कहीं ना कहीं कोलैप्स करती, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी जो जेजीपी के बड़े लीडर थे, उन्होंने लास्ट इलेक्शन में 10 सीट उनको मिली और उन्होंने किंग मेकर जो बोलते हैं, तो उन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई। अब किंग मेकर की भूमिका जब उन्होंने निभाई, इस बार उनको 0 सीट मिली। तो और जो बाकी जो रीजनल पार्टीज थी वो भी कुछ खास कर नहीं। तो रीजनल पार्टी ने कोई भी वोट भी बीजेपी का नहीं कटा, इसलिए बीजेपी के जो परसेंटेज ऑफ वोट्स है वो भी इस बार ग्रो की, 3 to 4%। ग्राउंड कंसोलिडेशन यानी जमीनी कंसोलिडेशन की मैं अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं इस बार जो ऑपोजिशन कांग्रेस की थी हरियाणा में, वो लोगों को भरोसा नहीं दिला पाई कि दे कैन गिव ए बेटर गवर्नेंस देन बीजेपी। बीजेपी ने अपनी फोकस वापस किए मोदी की गारंटी पे, और एक और जो बढ़िया चीज हुई कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो ग्राउंड वर्कर है, ग्राउंड वर्कर को, कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पेटस में। आप ये सिर्फ सोचिए कि बीजेपी ने 150 से ज्यादा रैली की है, जबकि कांग्रेस ने कुछ 60-70 की। तो ये साफ है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ग्राउंड को देर से हिट कर रही थी, एंड ओवरऑल जो है कि वो यही सोच रही थी कि लोकसभा में हमने अच्छा किया तो इस बार पे हम अच्छा कर ही लेंगे ऑटोमेटिकली। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हर एक इलेक्शन अलग होता है, उसके मुद्दे अलग होते हैं, लोगों में सोच अलग होती है, तो इसलिए आपको बार बार जो है इस पे जाना पड़ेगा, इसलिए आपको बार बार इस पे जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं इस पे सोचना पड़ेगा। एक और जो पॉइंट रहा इस बार का, कि आरएसएस के साथ जो बीजेपी की थोड़ी अनबन हो गई थी, वो मिटती हुई दिखाई दी, और इस बार आरएसएस ने बहुत अच्छा प्रचार किया। एंड अब जो है, अब यहां से आरएसएस और बीजेपी एक बहुत ही बड़े मैंडेट के साथ जीती है, और आगे आने वाले जो इलेक्शंस है, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, ये सब में नतीजे बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ये देखा गया है कि जब भी आरएसएस बीजेपी का साथ छोड़ती है तो उसका रिजल्ट खराब होता है, जो हमने देखा है, कर्नाटक में देखा है हमने, हिमाचल प्रदेश में देखा है। लेकिन अब जो ये दोनों वापस आ गए हैं, क्योंकि एक्चुअली आरएसएस जो है, आरएसएस इज द मेंटर ऑफ बीजेपी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अब जो है, अब यहां से जो इलेक्शन है, यहां से अब सारे इलेक्शंस वो बड़े मैंडेट से ही जीतेगी। तो ये था हरियाणा का एक विश्लेषण। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अगर मैं बात कहूं तो जम्मू एंड कश्मीर में बीजेपी ने जम्मू में बहुत अच्छे किए, लेकिन कश्मीर में जो है, कश्मीर में बीजेपी अच्छा नहीं कर पाई, और उसी इसके कारण नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे बाजी मारी। और एक जो बात है कि परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, बीजेपी का जो है, बीजेपी की कभी भी जब भी इलेक्शन कहीं पे भी की गई, अगर हम लोकसभा की भी बात करें, तो माइनॉरिटी वोट जो है वो बीजेपी को लेस देन 10% ही मिलती है। तो वही चीज हमें जम्मू एंड कश्मीर में भी दिखाई दिया, कि जहां जहां पे आ, मुस्लिम वोट ज्यादा थे, मेजोरिटी में वो लोग थे, तो वहां पे बीजेपी को बहुत ही मिनिमल नंबर मिला है।
आई थिंक अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की पूरी भी बात करूं तो आई थिंक बीजेपी गॉट ओनली 3% ऑफ द मुस्लिम वोट्स, क्योंकि यही ट्रेंड रहा है। सो अब जो है, अब यहां से जो है जम्मू एंड कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसे होगा, वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन अब जो है, अब कश्मीर की दशा और दिशा कैसे होगी, दैट विल डिपेंड कि किस तरह जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी विद उमर अब्दुल्ला एज द चीफ मिनिस्टर। लेकिन अब यहां से जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, यहां से जो कोऑर्डिनेशन रहेगा, उसके ऊपर ही कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो भविष्य है उस पर तय होगा। आर्टिकल 370 का जो सवाल है, आर्टिकल 370, इसका मैं साफ तरीके से मैं ये बोलना चाहता हूं कि वो वहां से नहीं हट सकता, क्योंकि वो एक सेंट्रल एक्ट है और वहां से हटाना वो पॉसिबल नहीं है किसी भी दल के लिए, कोई भी दल। क्योंकि जब एक सेंट्रल ऑर्डिनेंस या सेंट्रल एक्ट जब प्रोमलगेट होती है तो उसको हटाना सिर्फ सेंट्रल का ही डिसीजन होता है। इट इज बाय द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर। तो वो तो हटने से रहा। तो अब इसको लेके तर्क वितर्क होंगे, इसको लेके कुछ खींचतान जरूर होगी। अब इंटरेस्टिंग यही रहेगी कि आने वाले दिनों में कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है ऑफ एनसी, जो मुझे लगता है कि अब सरकार बनाने का क्लेम करेगी। तो कैसे वहां की गवर्नमेंट, जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट और सेंटर के बीच कोऑर्डिनेशन रहे। दूसरा जो है कि वैली में पीस। अब वैली में पीस मेंटेन करना जिम्मेदारी रहेगी वहां की गवर्नमेंट की, वो कैसे करेगी वो देखना है। हिंदू पंडित्स कुछ ऑलरेडी जाके सेटल किए हैं वहां पे, तो उनके साथ उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एंड ऑब्वियसली हम सबकी आशा यही रहेगी कि कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि पुराने दिन वापस ना आए। जम्मू एंड कश्मीर अब शांत है। इट्स अ मच बेटर प्लेस देन बिफोर। हमें यही रहेगा, हम यही आशा करते हैं कि पीस रहेगी और बिजनेस क्लाइमेट जो है वो बेहतरीन और बेहतरीन होगी वहां पे अंडर दी न्यू गवर्नमेंट। लेकिन वहां पे जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहने की आशा है, और बहुत सारे चीजों में जहां तक मुझे दिख रहा है कि गैप्स है। अब बैठ के उसको उन गैप्स को वो सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, वो तो जो जम्मू एंड कश्मीर के नए गवर्नमेंट होंगे, जो नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उनको ये सोचना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है इस इलेक्शन से कि बीजेपी एंड मोदी मैजिक इज बैक। हैट्रिक इन लोकसभा, इन जनरल इलेक्शंस, हैट्रिक इन हरियाणा। तो आई थिंक ये जो मैंडेट था, ये मैंडेट बीजेपी के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कहीं ना कहीं आरएसएस से थोड़ा सा ऊपर नीचे होना, उत्तर प्रदेश में अच्छा ना करना लोकसभा में, तो कहीं ना कहीं ये चीज अफेक्ट कर रही थी। और ऑपोजिशन इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस उसी पे ही वार कर रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि आप तो अयोध्या में भी नहीं जीत पाए जहां पे आपने राम मंदिर बनाया। तो आई थिंक ये जो है, ये एक बहुत करारा जवाब था बीजेपी का। और ये जो मैंडेट था, ये मैंडेट कहीं ना कहीं एक डिसाइसिव मैंडेट लोगों ने दिया है, और यहाँ से बीजेपी एंड आरएसएस कॉम्बिनेशन जो है यहाँ से पीछे मुड़ते वो देखने वाली नहीं। और एक जो और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मोदी मैजिक जो है, मोदी मैजिक इज इंटैक्ट। एंड फिर से ये हमको देखने को मिला कि कैसे, क्योंकि मोदी जी जो है, मोदी जी सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो ग्लोबल लीडर है। तो किस तरह एक कैरिज्मेटिक ग्लोबल लीडरशिप अपनी तरफ चीजों को खींच सकता है। और इस बार जो ये कैंपेन हुआ, तो मैं मोदी जी के साथ जो मैं दूसरे जो व्यक्ति का मैं नाम जरूर जोड़ूंगा, वो है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी। आई थिंक योगी जी जो कि ये लोगों का कहना है कि वो मोदी जी के बाद वही लेंगे। तो आई थिंक मोदी जी के जो सक्सेसर है योगी जी, आई थिंक उनका जो कैंपेन रहा, बहुत ही बढ़िया कैंपेन रहा, फैंटास्टिक कैंपेन। आई थिंक उन्होंने कुछ 20-22 रैलियां की हैं, उसमें आई थिंक 14 सीट्स दे हैव वॉन। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है। आई थिंक मोदी जी के स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 75% एंड योगी जी स्ट्राइक रेट वाज अराउंड 60%। तो कहीं ना कहीं इस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बीजेपी का रिजल्ट
in Jammu and Kashmir was also very good in spite of the minority votes, Muslim votes लेस उनको मिले हैं, तो इस पे उनको सोचना होगा। लेकिन ओवरऑल जो है, ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड मैंडेट इवन इन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो है कि 10 साल के बाद ये इलेक्शन हुआ, और इस बार जो इलेक्शन हुई जम्मू एंड कश्मीर में, दैट वाज अंडर द इंटरनेशनल आइज, क्योंकि इस बार हम लोगों ने एम्बेसडर्स जो है, एम्बेसडर्स को बुलाए, उनको दिखाए। सो आई थिंक इट वाज अ वेरी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। ओवरऑल एक अच्छा माहौल रहा हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी इनविंसिबल निकली, मोदी मैजिक इंटैक्ट रहा, और यहाँ से मोदी, बीजेपी एंड आरएसएस यहाँ से वो पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के जो इलेक्शन है वो भी बीजेपी के फेवर में ही जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ेगा, लेकिन वो तो ईवीएम को ब्लेम करती रहती है। जहां वो नहीं जीत पाती है, जहां वो जीतती है वहां सब कुछ ठीक रहता है, तो इससे भी निकलना पड़ेगा। और देश की जनता को भी ये समझना पड़ेगा अब कि बीजेपी जो है, बीजेपी इज अ पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा में जो एक कांग्रेस का टाइम जो एक पर्ची खर्ची की जो सरकार थी, जिसमें करप्शन के काफी आरोप लगे थे, तो ये भी एक ड्रॉबैक रहा है कांग्रेस का हरियाणा में। तो बीजेपी जो है क्लीन गवर्नेंस देती है, ये हम सबको ही समझना पड़ेगा, सारे लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बीजेपी गिव्स अ क्लीन गवर्नेंस। और सबसे जो बेहतरीन चीज है कि इट वर्क्स फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल विदाउट करप्शन। क्योंकि अगर करप्शन होगा तो आप कितने भी पैसे डाल लो, वो कुएं में ही जाती है। तो इसलिए सारे पैसे का जो राइट यूटिलाइजेशन जो होता है वो तभी होता है जब करप्शन नहीं होता है। और बीजेपी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो नेशनल गवर्नेंस हो या फिर चाहे स्टेट में हो, उसकी वो हमेशा ही करप्शन फ्री गवर्नमेंट देती है। तो उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आने वाले दिनों में मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा। तो यहाँ से एक सशक्त, सिर्फ हरियाणा जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं है, वो तो जरूर अच्छी अच्छे इलेक्शन के जो इफेक्ट्स हैं उनको देखने को मिलेंगे। लेकिन पूरे भारत की भी जो अगर बात करें, देन आई थिंक बीजेपी हैज इमर्ज्ड एज अ वेरी, एज अ स्ट्रॉन्गर पार्टी, एंड मोदी जी's मैजिक हैज इज इंटैक्ट। तो अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।